सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आइए देखते हैं तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि उसी के जैसा है, बिल्कुल फार्मूला भी सेम होगा, सारा कंटेंट भी बिल्कुल सेम होगा, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। और इसका नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। तो स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाइए और पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए डीके चंदन, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डीके चंदन के नाम से, उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। पीछे वाला वीडियो देखने के बाद ही ये देखें तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हिमांक का अवनमन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। विलयन का वह गुण जो विलय के नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम लोग पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखे थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू ए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल था। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होता है Na बाई Na प्लस Nb, तो कहीं न कहीं ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सो इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड इन केस ऑफ सेकेंड हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, और KF जो है कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TF जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिलिटी का, और मोलिलिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे आप देख लो चेंज इन ये डेल्टा TB होगा यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मोलिलिटी। तो यहाँ पे जो है डेल्टा TB नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state and solid state becomes equal is called फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो हिमांक। हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था में एवं वाष्प अवस्था में वाष्प दाब एवं
सॉरी यहाँ पे वाष्प नहीं, ठोस अवस्था में वाष्प दाब समान होता है, उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू डिफिनेशन है, तो इसको समझने से पहले दो और डिफिनेशन हम इसका बताते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, उसके बाद लौट के आएंगे इसमें। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर at which liquid begins to freeze और solidify। या फिर इसी एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हो, it is also the temperature at which solid start to melt। इस सारे डिफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है, तो हम लोग पहले ये दोनों डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे। आप ध्यान से देखना, फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर at which liquid begins to freeze और solidify। अब यहां पे देखना पहले दो चीज, फ्रीज मीन्स होता है जमना, फ्रीज मीन्स क्या होता है, जमना। और यहां पे भी आप देख लो, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, हिम जोड़ अंक हो जाएगा हिमांक। और हिम मीन्स होता है बर्फ, हिमालय यानी बर्फ का घर, हिम आलय, हिम का आलय यानी बर्फ का घर, हिम मीन्स होता है बर्फ। और यहाँ पे ये अंक डिजिट को बता रहा है, एक फिक्स पॉइंट को बता रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ समझो, फ्रीज मीन्स जमना, और जमता कौन है, जमता है लिक्विड, लिक्विड जम के धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पर कोई लिक्विड, कोई द्रव जमना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर, वह ताप, एट विच, वह ताप जिस पर लिक्विड बिगिंस टू फ्रीज, कोई द्रव जमना स्टार्ट कर देता है या फिर सॉलिडिफाई होना यानी ठोस में बदलना स्टार्ट कर देता है, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जमने की जो प्रक्रिया होता है बच्चों, जब कोई लिक्विड धीरे धीरे जमना प्रारंभ कर देता है, सॉलिड में बदलना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो प्रोसेस हुआ पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग, जमना। और जिस टेम्परेचर पर जमना स्टार्ट हो जाता है कोई लिक्विड, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए? या फिर इसको हम एक दूसरे टर्म में बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट। यह वह ताप है, फ्रीजिंग पॉइंट वह ताप होता है, हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई ठोस, कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट कर देता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो ये दोनों जो है सेम सेंस को दिखा रहा है। आप समझो यहाँ से, जैसे हम ले लिए एक आइस, आइस का टुकड़ा और वाटर, वाटर, यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा है और ये वाटर है। अब देखो, बर्फ जो है इसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री से कम होता है। आइस जो होता है ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। और जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे और जैसे ही ये 0 डिग्री पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बर्फ जो है पिघलना स्टार्ट कर देगा। 1 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघलेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर भी पिघलेगा,
100 डिग्री सेल्सियस पे भी पूरी तरह से पानी हो जाएगा पिघल के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे हर एक टेम्परेचर पे वो पिघलेगा, लेकिन पिघलना स्टार्ट किस टेम्परेचर पे करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे -1, -2, -3 पे आइस पिघलना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आएगा यहां से बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था से 0 डिग्री सेल्सियस पर ए द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में बदलना स्टार्ट कर दिया। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में बदलना स्टार्ट कर दिया उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका हिंदी हुआ वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है उसे हम कहेंगे उसका हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। और अब वाटर का देख लो, वाटर का, वाटर लिक्विड है, लिक्विड है, द्रव। 4 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी के रूप में ही रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर घटा के आप 0 डिग्री सेल्सियस ले जाते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जमना स्टार्ट कर देगा। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट कर दिया था और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट कर देगा। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिगिंस टू फ्रीज, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना स्टार्ट कर देता है उसे भी हम कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड ठोस मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, पिघलना स्टार्ट कर दे, ठोस जिस ताप पर पिघलना स्टार्ट कर दे उसे हम बोलेंगे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। या जिस ताप पर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, द्रव स्टार्ट टू फ्रीज, लिक्विड जमना स्टार्ट कर दे उसे भी हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। तो आप देखो आइस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? आइस सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट किया तो आइस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो है अभी लिक्विड स्टेट में है और जैसे ही इसका टेम्परेचर घटाते घटाते 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो ये जमना स्टार्ट कर देगा। ये -1 पर भी जमेगा, -2 पे और ज़्यादा जमेगा, -3 पे और जल्दी जमेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से पर जमना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाटर का हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आता है कि इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई जो सबस्टांस है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। समझना इस बात को, बहुत केयरफुली समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा कि पूरा का पूरा आइस पिघल गया, नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हुआ तो उस स्थिति में ये थोड़ा सॉलिड के रूप में भी रहेगा और धीरे धीरे पिघल के लिक्विड के रूप में भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इसी टेम्परेचर पे इस सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है। और यहाँ पे वाटर को जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पिलाए तो धीरे धीरे ये जमना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाटर के रूप में भी है और धीरे धीरे आइस के रूप में भी कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आइस और वाटर। ये 0 डिग्री पे सॉलिड रूप में है, ये 0 डिग्री पे लिक्विड रूप में है। ये धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और ये धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई पदार्थ, कोई मैटर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कोई एग्जिस्ट करता है। समझ गए बात को? चलो अब आ जाते हैं ऊपर वाले डिफिनेशन में। तो यहाँ पे आप देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट
एंड सॉलिड स्टेट। ध्यान दी यहां पे, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का, किसी सबस्टांस के लिक्विड स्टेट का और उसी सबस्टांस के सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, वाष्प दाब इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल नया है। जिस टेम्परेचर पे, फिर से समझ लीजिए, जिस ताप पर किसी पदार्थ के लिक्विड स्टेट का यानी द्रव अवस्था का और उसी पदार्थ के ठोस अवस्था का, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। हिमांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का द्रव अवस्था में एवं ठोस अवस्था में वाष्प दाब समान हो, उसे हिमांक कहते हैं। और यहाँ पे हिमांक से भी क्या, थोड़ा सा इस टर्म को हम तोड़े थे, इसको भी समझ लीजिए क्यों तोड़े थे। हिम जोड़ अंक, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड का हिमीकरण, अंक मतलब वो फिक्स्ड टेम्परेचर, जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का हिमीकरण यानी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाए, उसे हम हिमांक बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो किसी भी तरीका से, चाहे ए डिफिनेशन बोलो सही है, ए डिफिनेशन बोलो ये भी सही है, और ए डिफिनेशन बोलो तो बिल्कुल स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, और इसी का यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में वाष्प दाब समान हो जाए, उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस का वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। और यही जहां पे दोनों का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब इक्वल हो गया, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं आगे, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, ग्राफ बनाते हैं एक फ्रीजिंग पॉइंट का। इधर है टेम्परेचर और यहां पे ले लेते हैं वेपर प्रेशर पी। अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, अभी पिछले वीडियो में आपको बताए थे ग्राफ खींचकर कि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण, अवाष्पशील विलय होने के कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। तो उसका जो ग्राफ होता है वो नीचे होता है और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ ऊपर होता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग कुछ इस तरह का ग्राफ बनाए थे। ए किसका ग्राफ था? ए ग्राफ था सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मीन्स बच्चों विलायक सार। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होगा वो इसके नीचे आएगा। तो ए मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन बिलियन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। और हम बताएं अभी अभी कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर
इक्वल हो जाता है। मतलब हम जब ये जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और एक हम सॉल्वेंट का ग्राफ तब खींचते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है, जमा हुआ रहता है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, थोड़ा कर्व ज़्यादा होता है इस तरीके से। और आपको बताए थे कि जिस टेम्परेचर पर ये हो गया सॉलिड सॉल्वेंट, ठोस विलायक, थोड़ा कंजस्टेड है, आप समझ जाना क्या लिखा हुआ है। सॉलिड सॉल्वेंट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में सॉल्वेंट है, ठीक। ये सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे सॉल्वेंट है सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पे है सॉल्यूशन। आपको हम बोले कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देखो, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इस सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे यही एक बिंदु है जहाँ पे ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट जो लिक्विड स्टेट में है इसका वेपर प्रेशर आपस में बराबर है। तो ये जो पॉइंट हुआ यही हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को हम मानेंगे TF नोट। इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो टेम्परेचर हुआ, ये लाइन हमें बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसे हम लोग बोलेंगे TF नोट। और अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं तो आप देखो, इस पॉइंट पे यहां पे इस पॉइंट पे ये हो गया TF नोट। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट में जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जा रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम मान लेंगे TF। ध्यान से देखें, इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, तो हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का यहाँ पे इक्वल हो गया तो TF नोट हो गया, और सॉल्यूशन का यहाँ पे इक्वल हो गया सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, तो ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब बताओ, आप बीच में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इतना का डिफरेंस है, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में डिफरेंस, जिसको लिखेंगे डेल्टा TF। क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा TF। और डेल्टा TF किसके बराबर होगा? तो आप ध्यान से समझना, इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आप देखो, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ TF बड़ा हुआ कि TF नोट बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली इधर जाने पे बढ़ रहा है तो TF नोट अधिक होगा। तो डेल्टा TF जो होगा, चेंज इन टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब हम सॉल्वेंट लिए थे तो प्योर सॉल्वेंट का TF नोट था,
और जब सॉल्यूशन ले लिए, जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना लिए, तब इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ए है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट ए है। तो बताओ सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर TF नोट और सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF नोट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, तो कौन अधिक है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इक्वल टू होगा TF नोट माइनस TF, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला? ये तो हो गया, ये जो टेम्परेचर में कमी हुआ, इस कमी को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स कमी। वहां पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ रहे थे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे थे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था अधिक हो जा रहा था। लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो आप क्लियरली ग्राफ से देख रहे हो कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं व्हेन, जब नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। जब हम अवाष्पशील विलय को प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, हिमांक जो होता है, वो कम हो जाता है। देख लो आप यहाँ ग्राफ से, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेफ्ट साइड में है, मतलब कम है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में अवनमन मीन्स कमी होती है। When non-volatile solute is added in pure solvent, then its freezing point decreases, तब उसका जो हिमांक होता है उसमें कमी होता है। And this decrease in freezing point temperature is called डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में, हिमांक में जितना कमी आता है, दिस डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो रहा है, जितना कमी आता है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में, उस कमी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, मतलब ले लेते हैं एक प्योर सॉल्वेंट वाटर, और वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, जैसे उसमें चीनी मिलाएंगे, तो चीनी मिलाने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो हिमांक होगा, वो घट जाएगा। मतलब पहले प्योर वाटर रहता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता, और चीनी मिला देंगे तो 0 डिग्री पे पहुंचने से पहले ही
जम जाएगा। मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर कम होना चाहिए था वहाँ से पहुँचने से पहले ही वो जम जाएगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया, कमी हो गया, एंड जितना कमी हुआ उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितना कमी हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डेल्टा TF इज कॉल्ड TF नोट, जो कि प्योर सोलवेंट का है माइनस TF। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर इज proportional to मोलेलिटी। हिमांक में अवनमन विलय के विलयन के मोलालता के समानुपाती होता है। तो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, जब सॉल्यूशन बना दिए, विलयन बना दिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया। कितना कम हुआ उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा TF। और डेल्टा TF क्या हुआ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है वो सेम जो पिछला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी की तरह ये भी मोलेलिटी का यानी मोलालता का समानुपाती होता है। दैट मीन्स डेल्टा TF is directly proportional to molality of the solution। आगे बढ़े तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे आता है एक KF और साथ में होगा मोलेलिटी। दैट मीन्स डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा TF ये तो आप जान ही रहे हो कि ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना कमी हुआ है, ये है डेल्टा TF। मान लो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्योर सोलवेंट है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 273 केल्विन है या 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है, -2.6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो डेल्टा TF वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग करेंगे TF माइनस TF नोट। तो डेल्टा TF इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। M क्या है, सामने लिखा हुआ है कि M है मोलेलिटी, है मोलालता, और KF क्या है, KF जो है ये है एक कांस्टेंट स्थिरांक, और इस स्थिरांक को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे और एक नाम से जाना जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक आप बोल लोगे, हमको थोड़ा परेशानी होता है। मेरा विश्वास तो इंग्लिश पर से उसी दिन उठ गया था जिस दिन हावड़ा और कलकत्ता का स्पेलिंग पढ़े थे, आपका पता नहीं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक।
और ये क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोलेंगे इसको, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक केएफ कांस्टेंट है। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम। आप यहां से केएफ के बारे में जानकारी ले सकते हो। अबाउट केएफ हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज केएफ। तो देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम व्हेन, जब एम को हम 1 ले लेते हैं, 1 मोल पर केजी, मोलिलिटी मोल पर केजी। तो जब आप m इक्वल टू 1 लेते हो तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, केएफ। मतलब कि एक वैसा सॉल्यूशन जिसके लिए मोलिलिटी का मान 1 है, यानी 1 केजी सोल्वेंट में 1 नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का घुला हुआ है, उस समय जितना डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो किसके बराबर होगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखो के एफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई एम, और ये चूंकि टेम्परेचर है तो इसका यूनिट होगा केल्विन, और मोलिलिटी का होता है मोल पर केजी। तो केल्विन मोल पर केजी यहाँ पे। तो अब आप देखो ये हो जाएगा केल्विन, केजी ऊपर चला जाएगा तो केल्विन केजी, और ये पर मोल। तो ये वही यूनिट आएगा जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का आ रहा था। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और जो केबी था इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, केल्विन केजी पर मोल। चलिए इसको ड्राइव कर लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से हम लिख दिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वो मोलिलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो सकता है मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मोलिलिटी कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए आगे, इंसान जब जब प्रकृति से छेड़छाड़ किया है तब उसका परिणाम भुगता है, लेकिन सुधारता नहीं है, और सुधरेगा भी कैसे। बछड़ा को चाहे कितना भी उत्तम, कितना भी अच्छी नस्ल के गाय का दूध पिला दो, बड़ा होके बैले बनेगा। इंसान सब बैल हो गया है। प्रकृति से कोई जीत नहीं सकता। किसी को गुणवान तो किसी को रूपवंती बना देता है, किसी को गुणवान तो किसी को रूपवंती बना देता है। ये प्रकृति है साहब, अच्छे अच्छे गब्बर सिंह को भी बसंती बना देता है। तो हमें पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए। जल, जंगल, ज़मीन ये सबका है, इसका जितना दोहन करोगे उसका उतना ही बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी सारे जानवर, जीव जंतु रोड पे घूम रहे हैं और इंसान घर में दुबक के बैठा हुआ है, अपने को ताकत और बुद्धिमान मानने वाला इंसान। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, और हम लोग देख रहे थे कि डेल्टा टीएफ जो है वो हम बताएं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी का, या फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखे थे डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। कहाँ से आया तो आप ध्यान से समझना। फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर में डिक्रीज होने के कारण। यानी जितना, जैसे हम ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सिर्फ वाटर, और इसमें हम अभी इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नोट, प्योर स्टेट में सिर्फ लिक्विड है तो इसका वेपर ज़्यादा बनेगा। जब हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, ग्लूकोज मिला दिए, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ग्लूकोज मिलाने के बाद अब जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ इसमें वाटर का तो वेपर बनेगा लेकिन ग्लूकोज का वेपर नहीं बनेगा। तो मान लेते हैं कि सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वेपर प्रेशर है PS
अब बताओ, पहले प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था पी नोट, ए हम पहले बता चुके हैं कि पी नोट जो होता है पीएस से अधिक होता है। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, अवाष्पशील द्रव को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाता है, और इस कमी के कारण ही जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है। जितना वेपर प्रेशर में कमी आया उतना अधिक और टेम्परेचर देना पड़ता है उबालने के लिए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में तो वृद्धि हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक होता है, उसमें कमी हो जाता है। जैसे ही सॉल्यूट आप ऐड करोगे, तो आप एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लेना, यहाँ से उसका कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन फिर भी आप खुद से सोच के देखना कि एक बर्तन में गर्म पानी कर दिए हैं, गर्म पानी खौला के रख दिए, और एक बर्तन में सेवई बना के, पूरा लिक्विड टाइप का सेवई, पूरा गाढ़ा नहीं, अब मुंह में पानी मत लाओ, मिलेगा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एक बर्तन में सेवई बना के लिक्विड जैसा बिल्कुल सॉल्यूशन बना दिया उसका, और एक बर्तन में पानी गर्म करके, या फिर ऐसा करो कि सत्तू घोर लेते हैं, अभी मौसम भी गर्मी का है, मज़ा आएगा, तो एक में, और उसके बाद जो बचेगा उसको पी लेना। तो एक में सत्तू घोर लिए चने का, और एक में गर्म पानी कर लिए, दोनों को गर्म करने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। अब बताओ पहले जमेगा कौन, पानी या सत्तू वाला, कौन जमेगा? समझ गए ना? तो जिसमें सॉल्यूशन तैयार किए हैं, जिसमें सत्तू मिलाया हुआ है, वो पहले जम जाएगा, मतलब उसका हिमांक जो है कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इसको ठंडा होने के लिए ज़्यादा देर तक ठंडा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम होना पड़ेगा, तब जमेगा, और वो जो है पहले ही जम जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, कमी। तो कितना कमी हुआ? उतना ही कमी होता है जितना कि उसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी हुआ। एक पानी को गर्म करेंगे, एक सत्तू वाले पानी को गर्म करेंगे, किसमें वाष्प ज़्यादा बनेगा? पानी में वाष्प ज़्यादा बनेगा। तो सत्तू मिलाए तो उसका वाष्प कमा ना, तो वाष्प जितना घट गया उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, उतना ही जल्दी वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्या है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में और नमन, ठीक। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, चेंज इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी बताए थे पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो आप देखो वही चीज़ हो गया, एग्जाम्पल दिए थे ना, ए बराबर इसका, ए बराबर इसका, तो दोनों आपस में बराबर होगा। पीछे वाले वीडियो में जाके देख लो। तो डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेल्टा पी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ कि ए इसके, ये चूंकि ये दोनों सेम है तो ए किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स ए के। तो हम लिख सकते हैं इसलिए शो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटिंग तो क्या आएंगे? कांस्टेंट आएंगे k इंटू एक्स, इजंट इट? अच्छा, ये सारा कहानी इसलिए घटित हो रहा है कि जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अवाष्पशील ठोस मिला रहे हैं तो वो सोलवेंट में जाने के बाद वो पुचुक बैठ जा रहा है, मुंह फुला के बैठ गया नीचे आराम से, उसका वेपर ही नहीं बन रहा है, वो ऊपर आ ही नहीं रहा है वेपर के रूप में, वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। इसीलिए सारा घटना हो रहा है। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू एक्स।
अब आप देखो डेल्टा TF इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, XA इक्वल टू Na बटा Na प्लस MB। और यहाँ पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तनु है पंचोछर, तो डेल्टा TF यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, बिलियन तनु है, मतलब इसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का बहुत कम है। इस स्थिति में Na इज वेरी वेरी लेस देन NB एंड Na कैन बी निग्लेक्टेड, तो यहाँ से Na को निग्लेक्ट कर देते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू के इंटू Na बाई NB। और आगे आते हैं, बड़ा लंबा जा रहा है सर ना, बस हो गवा, बस हो गवा, थोड़ा सा बच रहा है। डेल्टा TF इक्वल टू के कोई नहीं, Na की जगह पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA बाई Ma। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट, तो WB बाई MB, तो यहाँ पे लिख दो WB और ऊपर हो जाएगा MB, WB बाई MB ऊपर चला गया चमक से, तो A हो गया। अब आगे डेल्टा TF इक्वल टू, देख लो, देखो नंबर ऑफ मोल WA बाई MA को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, या फिर आप ऐसे लिखो ना भाई, इसको यहाँ पे ऐसे ना लिख के इसको हम ऐसे ही ना छोड़ देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसी के जगह पे ना हम लिखे थे WA बाई MA, और ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है इसके जगह पे लिखे थे WB बाई MB ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखो अगर ये kg में है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं कि किस में है, kg में है, तो इस स्थिति में Na बाई WB को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज कॉल्ड मोलेलिटी। तो K इंटू Na बाई WB क्या हो गया, मोलेलिटी, अब ये हो गया MB, तो डेल्टा TF इक्वल टू K इंटू MB इंटू ये हो गया मोलेलिटी। अब देखो A कांस्टेंट है K, और इस सोल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया। दोनों कांस्टेंट के प्रोडक्ट से एक नया कांस्टेंट आया जिसको हम लोग बोलते हैं KF, यही ना था भाई, KF इंटू M, क्या यही प्रूव करना था, तो हो गया। हाँ सर यही प्रूव करना था, तो हो गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अच्छा, जिस तरह से KB का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला था, उसी तरह से KF का वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी एक फार्मूला है, MBR/TF नोट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। अब इसमें नया टर्म क्या लिख दिए सर, सब बता रहे हैं, पहले आप इतना कॉपी करो। देखिए इसमें क्या है, KF जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। MB क्या है, MB खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, दिन भर लॉकडाउन में MB खत्म हो जाता है। MB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार। R बच्चों, R गैस कांस्टेंट, सही समझे, R गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना बताए थे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
एक और वैल्यू बताए थे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लेकिन उसका यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उसका यूज तब करते हैं जब गैस का वॉल्यूम का बात होता है, तो सिर्फ गैसियस स्टेट में उसका यूज करते हैं। अच्छा, टीएफ नोट, ये भी तो जाना पहचाना लग रहा है सर। हाँ, जाना पहचाना ही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, शुद्ध, आजकल शुद्ध कुछ मिलता कहाँ है, सब में कुछ न कुछ मिलावट किया हुआ है। शुद्ध विलायक का हिमांक, और नेक्स्ट है डेल्टा एच फ्यूजन, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के गलन की गुप्त उष्मा। इसका सारा बायोडेटा यहाँ लिखा हुआ है, तो आप आराम से इसे लिख लें। और फिर क्या क्या बताएं हम, ध्यान से एक बार रिकैप ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहला चीज, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर एम इज मोलैलिटी, KF is cryoscopic constant और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड डेल्टा TF is डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। इसे हम इस तरीका से भी लिख रहे थे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA बाई MA, और यहाँ पे WB इन kg। ये मोलैलिटी का पूरा फॉर्मूला हो गया। इसको और चेंज भी कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA बाई MA इंटू WB। अगर यहाँ पे ग्राम में वैल्यू लिख देते हो तो ऊपर 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत कम काम आता है। मिटा देते हैं। चलो बच्चों, फटाफट इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर डिक्रीजेज बाय 0.93 केल्विन। जब 93 से घट जाता है, जब 200 ग्राम जल में 18 ग्राम कोई अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आ जाती है। तो पहले भी हम लोग पढ़े कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितना कमी आती है, 0.93। मीन्स यहाँ से एक चीज पता चला कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना कमी हो रहा है, 0.93 का कमी हो रहा है। ठीक, कितना मास दिया है, तो सॉल्यूट जो है इसका मास है 18 ग्राम, और जो सॉल्वेंट है इसका मास है 200 ग्राम। सॉल्वेंट का मास है 200 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स आप MA ज्ञात करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और वाटर के लिए KF का वैल्यू वाटर के लिए दिया है 1.86। तो वी नो दैट डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WA बाई MA इंटू WB इन kg। अगर kg नहीं लिखते हो, ग्राम में ही लिख देते हो, तो ऊपर क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है
तो 0.93 यहाँ पे पुट कर दो, 0.93। और KF का वैल्यू भी मालूम है 1.86 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना इतना 18 ग्राम इंटू 1000 बाई MA इंटू WB 200 ग्राम, 200 ग्राम। खुशुक 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 गवा। MA इक्वल टू 1.86 इंटू 18 इंटू 10/2 इंटू 0.93। आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। तो कर लीजिए आप लोग। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WK बाई MA इंटू WB और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा TF इक्वल टू KF की जगह पे 1.86 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बच्चों, वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे है 0.52 इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब ये भी निकाले, इसको जोड़िएगा तो 180 ग्राम आएगा। 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80 है, ठीक, ये कट जाएगा 1 2। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा 1.86 इंटू 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.2 बाई आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आएगा 0.067। ये हो गया डेल्टा TF। फिर हमसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है कि आप विलियन का हिमांक ज्ञात करें, TF ज्ञात करें, TF। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF नोट माइनस TF, पढ़े थे। हमें TF चाहिए तो TF को इधर ले आते हैं, हो जाएगा TF नोट माइनस ये इधर जाएगा तो डेल्टा TF। अब आप बताओ TF नोट क्या है, शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्वेंट। और सोल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, तो यहाँ पे लिख देते हैं 273 और माइनस डेल्टा TF कितना आया 0.067। तो ये आप घटाओगे तो आ जाएगा 272.933 या समथिंग आएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी समाप्त हुआ। अब एक लास्ट बचा हुआ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जहां पे इसमें दिक्कत हो कमेंट करके बताना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सके इसको। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।